समसामयिक घटना सार का करंट वार्षिकी को देखेंगे जो 2023 वाली है करंट। इसमें अप्रैल 2022 से लेकर के आपका जो कवर किया गया है वो 2023 तक किया गया है। आप 15 अप्रैल 2023 तक का कवर किया हुआ है। आज हम लोग जो पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं वो आपका हो जाएगा आर्थिकी को हम लोग करेंगे, क्योंकि आर्थिकी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट होता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को देख के जाते हैं कि आने वाले सालों में भारत सरकार जो है वो क्या क्या चीज़ों में क्या कितने पैसे खर्च करने वाली है और जो हमारे आगामी जो लक्ष्य है वो भी किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। तो आप इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट है तो आप आर्थिकी को आज देखा जाएगा इस ग्रुप में, और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है तो आप एग्ज़ाम से जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज जितने भी पॉइंट्स हो पाते हैं कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो वीडियो है वो आर्थिकी का आज देखना होगा हमें। जो हमारा 2023-24 का जो बजट आया है उसके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जितने भी जो बजट में ये पॉइंट्स है उसको देखते हैं, और थोड़ा सा ब्लर टाइप का है इसका PDF, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार ज़रूर जूम कर, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ। तो हमारे पास जो PDF है तो मैं उसी से आपको क्लियर बोलने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ, आप देख लीजिए इसको। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है कि 2023-24 के लिए जो केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री जी जो हैं उनके द्वारा कब पेश किया गया, तो आपका 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो ये जो है वो मोदी सरकार का जो है वो 11वां बजट है, और एक अंतरिम संहिता यानी अंतरिम बजट ले करके 11वां है, ठीक है। और उसी तरह से ये उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट है, यानी जो सेकंड उनका कार्यकाल हुआ है उसमें 5वां बजट है, और ओवरऑल जो है वो 11वां बजट है अंतरिम बजट ले करके भी। उसी तरह से आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि अमृतकाल के इस बजट से ही पहले ही बजट में समाज के प्रत्येक वर्गों को राहत देने की बात की गई है, और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं को गति देने का प्रयास किया गया है। यानी जो आम समाज के लोग हैं उनकी बात की जा रही है, और राजकोषीय घाटे जो आप जानते हैं कि उसको नियंत्रित करने की बात बहुत टाइम से भी होते रही है, तो इस बजट में भी उसी को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इसके लिए आधारित संरचना विशेष ध्यान केंद्रित है, ठीक है। तो आधिकारिक संरचना पे जो मेन जो पॉइंट है वो ध्यान दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि विकास के मार्ग पर गति प्रदान करने के लिए भारी वित्तीय प्रावधान करने के बावजूद राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का प्रयास इसमें किया गया है, ठीक है। तो यही आपका पॉइंट बोल रहा है कि इसमें भी जो है राजकोषीय घाटे का को कैसे नियंत्रित किया गया है उसके ध्यान को देखना है, ठीक है। आइए, इसमें आपका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश पर निर्भरता इस बजट में कम की गई है। यानी जो पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए जो सार्वजनिक कंपनी में विनिवेश किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें इसमें इस बजट में कम किया गया है। और पिछले वर्ष इस मद में 65,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार कितना घटा के कर दिया गया है, तो 50,000 करोड़ ही किया गया है पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए, ठीक है। और ये जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट बात कर रही हूँ, मैं यूपी बजट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यूपी बजट का जो है वो पॉइंट मैं कवर करा दूँगी, तो आप एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ जाने से पहले देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। अपने बजट भाषण के प्रारंभ में ही आपका क्या बोला कि सरकार की हाल के वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए जो हमारी वित्त मंत्री ने कहा, अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव है। यानी कहने का मतलब कि जितनी योजनाएं हैं उनको मतलब अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए, और जिससे कि सभी लोगों का क्या हो डेवलपमेंट हो पाए। उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जो है देश में 9 वर्षों में कितनी हो गई है, 9 वर्षों में दुगनी होकर कितनी हो गई है, आपका 1.97 लाख रुपए हो गई है। अच्छी बात है कि 9 वर्षों में तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है बहुत पिछड़े हैं और उनको भी ऊपर करने की ज़रूरत है।
इसी तरह आपका क्या बोल रहा है कि आपका जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो है बढ़कर के 9 वर्षों में कितना हो गया, विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आपका क्या हो गया। पहले 10 नंबर की थी, अभी 5th नंबर की बात की जा रही है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, ठीक है। उसी तरह से आपका एक मिशन चलाया गया है शौचालय व्यवस्था के लिए। तो इस मिशन में जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितने परिवार को शौचालय की व्यवस्था की गई है, तो 11.7 करोड़ जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। और ये देखिएगा आप इसमें क्या बोल रहा है कि कितनी जो प्राप्तियां हैं, कितने जो वास्तविक कितनी हैं। उसी तरह से बजट अनुमान कितना था 2022-23 का, उसी तरह से आपका संशोधित अनुमान कितना किया गया, और आपका जो बजट अनुमान है उसमें देख लीजिए कितना बोल रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट है मैं स्लाइड को ऊपर कर देती हूँ, आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका बजट का हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, 2023-24 की बात की जा रही है। और उसी तरह से आपका क्या है कि 2023-24 की बात जो की जा रही है, तो आपका 26-32-281 जो है वो बजट आपका है। और ये सारे जो राजस्व प्राप्तियों में से किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है वो पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह से आपका जो कुल प्राप्तियाँ की बात की जा रही है, आप स्लाइड को रोक करके इसको एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो प्राथमिक घाटा की यहाँ बात की जा रही है, तो आप देख लीजिए यहाँ प्राथमिक घाटा कितने हो जाएगी, तो 70 मतलब 7 लाख आपका हो जाएगा, 7,06,845 हो जाएगा, प्राथमिक घाटा हो जाएगा, ठीक है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितने हो जाएंगे, तो देख लीजिए 499867 है, ठीक है। और राजकोषीय घाटा की बात कितने की जा रही है, राजकोषीय घाटा ये जो है वो 17,86,816 है, ठीक है। और ये आप इस तरह से देख सकते हैं, प्रभावी पूंजीगत खाता की बात की जा रही है 13,79,490 है। उसी तरह से राजस्व घाटा जो है वो 86,98,55 है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम से जाने से पहले आप इन पॉइंट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 लाइनर फैक्ट में पूछ दिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ स्लाइड मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको, आगे पॉइंट को जो है मेन पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए इसमें अगला आपका क्या बोला कि उज्ज्वला के अंतर्गत जो है वो एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। तो कितने दिए गए हैं, तो आपका 9.6 करोड़ जो है वो एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका जो अभी तक दे दिया गया है उसके संदर्भ में बात की जा रही है। और जो कोविड टीकाकरण किया गया है, तो वो टोटल जो पर्सन को किया गया 102 करोड़ पर्सन को किया गया है। और कितने करोड़ हुए हैं, तो 220 करोड़ टीकाकरण कर दिया गया है कोविड-19 का, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की बात की जा रही है। उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि आपका जो पीएम जनधन बैंक खाते हैं, तो 47.8 करोड़ जो है पीएम जनधन खाते जो है क्या हुआ है उसको खोला गया है। और आगे आपको पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया जा चुका है। उसी तरह से आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 11.4 करोड़ से अधिक के किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण किया गया है। यानी कहने का मतलब कि जो पीएम किसान योजना है वो 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को, यहाँ किसान इतने हैं और पैसे कितने उनको नगद अंतरण किया गया है, तो 2.2 लाख करोड़ जो है उनको उनके खाते तक पहुँचाया गया है। उसी तरह से हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट प्रस्ताव में बात की गई है, बताया कि 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, ठीक है। तो ये क्या 7 प्राथमिकता, तो देखिए इसमें क्या बोला, जो एक दूसरे की पूरक होने के लिए अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है, ठीक है। तो देखिए सप्तऋषि जो अमृत काल की बात की जा रही है, 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, तो ये है हमारा समावेशी विकास हो गया। उसी तरह से हमारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हो गया, अवसंरचना एवं निवेश हो गया, आपका सक्षमता को सामने लाना है। और इसी तरह हरित विकास की बात की जा रही है, युवाओं को भी शक्ति देने की बात की जा रही है, युवा शक्ति हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया। तो ये जो है हमारे 7 पॉइंट हो गए, तो आप इनको याद रखिएगा। अगले अलावा क्या बोल रहा है कि इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ये अमृत काल का
यह पहला बजट वित्त मंत्री जी ने तैयार किया है, ठीक है। और ये पहला बजट है अमृतकाल का। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि बजट में आपका बात किया जा रहा है सरकार की प्राप्तियां और व्यय का समायोजन किया गया है, यानी कितने प्राप्त किया है भारत सरकार ने और उनके द्वारा खर्च किया गया कितना करोड़ है या जो भी अनुमान लगाया गया है। तो देखिए 2022 से इसकी बात की जा रही है। कुल व्यय जो था वो कितना था, 39,44,909 है, ठीक है। 39,44,909 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है। वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से काफ़ी अधिक है, ठीक है। यानी जो वास्तविक बजट है वो अनुमानों से काफ़ी ज़्यादा है। संशोधित आंकलन जो किया गया है वो 22-23 में सरकार का कुल खर्च 41,87,272 करोड़ अनुमानित है, ठीक है। ये अनुमानित की बात की जा रही है, ठीक है। और अगला देखिए क्या बात किया जा रहा है कि ये तो आपका हो गया 22-23 की बातें की जा रही है। उसी तरह से आपका 23-24 की भी तो बजट आपका रखा गया है। तो आपका कुल व्यय की कितना की बात की जा रही है, तो ये व्यय क्या बात किया जा रहा है आपका 2023 से 24 के बीच में आपका 45,03,97 जो है करोड़ जो है बजट की बातें की जा रही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 45,03,097 करोड़ बजट में प्रस्तावित है, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है। और ये जो है वो 22-23 के दौरान कुल व्यय से कितना ज़्यादा है, तो 3,15,865 करोड़ ज़्यादा है, ठीक है। यानी 2023-24 की बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका जो बात किया जा रहा है कि जो 23-24 में प्रस्तावित 45,03,97 करोड़ के कुल व्यय में रुपए जो है वो राजस्व में कितने खर्च किए जाएंगे, वो 35 लाख आपका कितना 2,136 करोड़ राजस्व खाते में, और पूंजीगत खाते में कितना व्यय किए जाएंगे, तो ये आपका है 10,961 की बात की जा रही है, ठीक है। तो 10,961 की बात की जा रही है। ये पूंजीगत खाते और ये राजस्व खाते जो है ज़्यादा है। आप देख लीजिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका संशोधित आंकलन किया गया है 22-23 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय शुरू जो किया गया है वो आपका कितना है, तो आपका जो 22-23 की बातें की जा रही है पूंजीगत खाते में, और ये 7,28,000 आपका कितना है 274 करोड़ अनुमानित किया गया। इस प्रकार 23-24 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 37.4% वृद्धि प्रस्तावित है, ठीक है। और ये जो है वो 37.4% वृद्धि प्रस्तावित किया गया है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अगला जो है वो 2023-24 में सरकार के कुल 45,03,097 करोड़ जो प्रस्तावित किया गया है 23-24 में, उसमें से राजस्व कितनी है, तो आपका 26,32,281 करोड़ जो है वो राजस्व प्राप्ति है। और उसी तरह से शेष जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो कितनी है पूंजीगत प्राप्तियां, तो देख लीजिए 18,70,816 की करोड़ की बात की जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपका राजस्व प्राप्ति ये हो गया, पूंजीगत प्राप्ति ये हो गया, ठीक है। आप ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। उसी तरह से अगला देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 26,32,281 करोड़ राजस्व प्राप्ति में से आपका कितना है 30,631 करोड़ कर राजस्व केंद्र की निब्बल प्राप्ति से तथा शेष रुपए जो है वो कितना है, निब्बल प्राप्ति जो है वो इतना अनुमान लगाया गया है। और आपका शेष जो है वो कर भिन्न राजस्व से जुटाने का अनुमान कितना है, तो 3,01,650 करोड़ जो है कर भिन्न राजस्व से आपका जुटाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का, ठीक है। उसी तरह से आपका पूंजीगत प्राप्ति जो है वो कितना है, तो पूंजीगत जो प्राप्ति है वो 18,70,816 करोड़ रुपए है। ऊपर भी हम लोग देख चुके, उसी में से कितना है कि 23,000 जो करोड़ है ऋण की वसूली से एवं 17,86,816 करोड़ उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए, अगला आपको पॉइंट क्या बोल रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश द्वारा रुपये 51,000 जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है।
तो आपका जो है वो विनिवेश कितना बात किया गया है, तो 51,000 की बात की जा रही है। और सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य कितना है, तो 10,000 करोड़ की बात की जा चुकी है कि संपत्तियों के मौद्रीकरण से किया जाएगा, सार्वजनिक जो संपत्ति के मौद्रीकरण से। और आपका जो विनिवेश से 51,000 करोड़ जो है वो प्राप्त किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। उसी तरह से आपका बात क्या बोल रहा है कि आपका 22-23 में विनिवेश से कितना था, वो 65,000 करोड़ आप ऊपर भी देख चुके हैं, लक्ष्य रखा गया था। और अब इसको संशोधित करके कितना कर दिया, तो 50,000 करके इसको संशोधित करके कर दिया गया है। और अगला देखिए क्या बोल रहा है कि प्राप्ति और व्यय के इन अनुमानों से 23-24 में राजस्व घाटा जो है, वो राजस्व घाटा क्या है, देखिए अगला। राजस्व घाटा जो है वो कितना है, आपका जो किया गया है वो 8,69,855 करोड़ रुपए का अनुमान बजट में लगाया जा चुका है। तो 869,855 जो है वो राजस्व घाटा का आपका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और ये क्या है, जीडीपी का 2.9 की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे राजस्व घाटा का ही बात किया जा रहा है ना, कि राजस्व प्राप्तियाँ हैं, देखिए राजस्व घाटा का ही बात किया जा रहा है। चलिए, तो राजस्व घाटा आपने देख लिया कि जीडीपी का कितना है, तो 2.9% रखा गया है। उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के बाद प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% ही रहेगा। तो ये कितना रहेगा, वो 1.7% ही रहने वाला है। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के बाद प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, जीडीपी का 1.7% ही रहेगा। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि आपका 22-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% रहने का बजट अनुमान था, ठीक है। इसका संशोधित अनुमान जीडीपी के 4.1% का है, ठीक है। और ये कितना है, संशोधित अनुमान जो है वो 4.1% का रखा गया है। उसी तरह से आपका राजकोषीय घाटा जो है वो 23-24 की बातें की जा रही है, और यहाँ पे आपका 22-23 की बातें की जा रही है, ठीक है। तो आप 23-24 की बातों को ध्यान रखेंगे ज़्यादातर। और राजकोषीय घाटा जो किया गया है वो क्या बोला गया है कि अनुमानित है 17,86,816 करोड़ जो बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है, ठीक है। अगला देखिए, कोविड-19 महामारी में सरकार के भारी खर्चों के कारण 20-21 के बाद 21-22 और 22-23 में भी राजकोषीय घाटा जो है वो उच्चतर रही। यानी आपका जो हमारा 3 सालों से जो 20-21, 21-22, 22-23 में महामारी की वजह से सरकार ने बहुत खर्च भी किए हैं, तो एक्स्ट्रा खर्च भी किया गया। तो आपका जो जीडीपी का 20-21 में कितना था, तो 9.2% था, ठीक है। सर्वोच्च स्तर पे था क्योंकि कोविड पीक पे था। उसी तरह से आपका क्या है वो 21-22 में 6.7% रहा है। और लेकिन आपका जो 22-23 का जो है वो कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 22-23 में जो था राजकोषीय घाटा 6.4% तक रखने का लक्ष्य रखा गया। पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था संशोधित आकलन से इतना ही अनुमानित है, ठीक है। यानी संशोधित आकलन भी जो किया गया है तो आपका इतना ही के आसपास रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 22-23 की ये बातें हैं। उसी तरह से आप ये वाली जो पॉइंट है ना, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि लक्षित जो आपका ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो लक्षित राजकोषीय घाटा जो है 25-26 तक 4.2% से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और आपका 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3 अनुमानित किया गया है, यानी प्राइमरी जो डिफिसिट है वो 2.3 रखने का अनुमान है। और आपका जो राजकोषीय घाटा 25-26 से बात की जा रही है तो आपको 4.5 से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है। और इसी संदर्भ में आपका पिछले साल जो जीडीपी का था वो प्राथमिक घाटा 2.3 था, और जीडीपी का जो 2022-23 में बात की जा रही है वो 2.8% अनुमानित है, ठीक है। और आपका जो संशोधित आंकलन से 3% रही है,
ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा कि ये पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि ब्याज जो है, ब्याज अदायगी सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद है, ठीक है। यानी जो भी सरकार खर्च करती है उसमें जो ब्याज अदायगी पे जो खर्च किया जाता है सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें कितना है, तो आपका ब्याज अदायगी में 10,79,971 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। यानी 10,79,971 जो है वो प्रावधान रखा गया है। और ये क्या है कि आपका 2023-24 के बजट में किया गया है। और पूर्व वर्ष क्या है कि 2022 से 23 के बजट में ब्याज अदायगी के लिए 9,40,651 का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और अभी कितना है, तो आपका 10,79,000 आपका 971 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 10,79,971, ठीक है। और इस मद का अनुमान तो आपने देख लिया। उसी तरह से आपका ये ब्याज था। उसी तरह से हम देखेंगे रक्षा पे, ठीक है। तो रक्षा पे जो है वो कितने लाख खर्च करने की बात की गई है, तो कुल जो है वो 5.94 लाख करोड़ की बात की गई है रक्षा पे। 23-24 की ये बात की जा रही है। और जो पिछले साल का जो रक्षा बजट है उसमें से 13% ये ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि तथा कुल बजट का 13.18% है, तथा यह पूर्व वर्ष 22-23 में 5.25 करोड़ था, ठीक है। यानी ये पिछले साल जो था वो इतना था, ठीक है। और अभी कितना हो गया, 5.94 हो गया है, जो पिछले साल से 13% अधिक है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि जो हमारा रक्षा बजट है 5.94 लाख करोड़ के कुल आवंटन में आपका 4,22,162 लाख करोड़ जो है राजस्व व्यय हेतु है। और पेंशन पे कितने खर्च किए जाते हैं, तो 1.38 लाख करोड़ जो है वो पेंशन पे खर्च किया जाता है, जितने भी आर्मी पर्सन हैं उनके लिए जो भी है, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका जो जितने भी फोर्सेस हो गए। और अगला जो पॉइंट बोल रहा है कि पूंजीगत व्यय का जो उपयोग हथियारों के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी हथियार के लिए किया जाएगा, वायुयान जो खरीदा जाता है उनके लिए, और जितने भी वेपन्स वगैरह जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले ही इनकी ऐसी खरीदों के भुगतान के लिए किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं कि और भी जितनी भी ज़रूरतें होंगी उसके लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि सब्सिडी को देख लीजिए कितने बोल रहा है। तो सब्सिडी जो है वो आपका जो खर्च किया जाता है, तो आप इसमें देखेंगे कि खर्च में कटौती इस वर्ष के बजट में की गई है। यानी कहने का मतलब कि सब्सिडी के लिए जाने वाले खर्च में कटौती इस बार कर दी गई है, और सब्सिडी के लिए ये बोला जा रहा है। उसी तरह से 23-24 के बजट में क्या बोला गया है कि 3,74,707 करोड़ का प्रावधान किया गया है सब्सिडी में, यानी 23-24 की बात की जा रही है। उसी तरह से जो खाद सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी जो हमारे देश में दी जाती है, तो खाद कितनी दी जाती है, तो आप 1,97,350 खाद सब्सिडी है। और उर्वरक सब्सिडी कितनी है, तो 175 कितना 1,75,100 करोड़ जो है उर्वरक, यानी जितने भी खाद वगैरह जो होते हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है। और ये आपका जो फूड जो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए ये सब चीज़ें हैं। उसी तरह से आपका एक पेट्रोलियम पे भी सब्सिडी जो दी जाती है वो कितना है, तो 2257 करोड़ जो है वो पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2257 करोड़ जो है वो पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए। यह प्रावधान 3 प्रमुख सब्सिडी के लिए है। 15 अन्य जो है वो विभिन्न योजनाओं पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है। ये तो 3 के लिए आप देख लिया, खाद हो गया, उर्वरक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लेकिन 15 और भी दी जाती है सब्सिडी। तो कुल मिलाकर सभी सब्सिडी योजना के लिए बजट में 4,03,084 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो आप देख लीजिए कि कितना आवंटन किया गया है, तो 4,03,000 आपका 84 जो है 4,03,084 करोड़ का आवंटन किया गया है आपका सभी सब्सिडी योजनाओं में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट आपका बोला जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो
पिछले वर्ष 2022-23 के बजट में सब्सिडी के लिए जो था वो 3,17,866 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि इस मत पर व्यय का संशोधित अनुमान जो है वो कितने हैं आपका 5,85,521 करोड़ जो है इस तरह से अनुमानित था, संशोधित अनुमान किया गया था। अगला आप देखिए, कर के संदर्भ में बात की जा रही है कि कर में कितने क्या किस तरह से किया जाएगा। तो कर का देख लीजिए, तो आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष कर की बातें की जा रही है। तो मध्यम वर्ग के लाभ के लिए आय का ढांचे में व्यापक परिवर्तन बजट में किया गया है, यानी जो मिडिल क्लास की जो आपको बेनिफिट जो दिए जाते हैं, तो आय कर ढांचे में व्यापक परिवर्तन बजट में किया गया है। उसी तरह से 2021 में शुरू की गई आय कर जो है वो 2021 में शुरू की गई है। अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। 2021 में शुरू की गई आय कर की जो पॉइंट है, प्रणाली को बढ़ावा देते हुए इसमें क्या बोला गया है कि आपका प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है आयकर वाली, और देते हुए इसमें आय कर में छूट के लिए आय की सीमा जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। यानी अब जो है आयकर 7 लाख पे लगेगी, और कर स्लैब की संख्या जो 6 थी पहले, अब कितनी कर दी गई है, 5 कर दी गई है। तो टैक्स अब 7 लाख होगा और कर स्लैब जो है 5 कर दी गई है। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट इसमें बोल रहा है कि पुरानी कर प्रणाली जो किराया भत्ता जो है वो HRA तथा निवेश एवं बचतों पर कर छूटें उपलब्ध कराती है, में आय कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी पुरानी कर प्रणाली जो किराया भत्ते तथा निवेश और बचतों पर कर छूट उपलब्ध कराती है, जो आय कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये देखिए कि आपका जो कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला देखिए, आपका एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस पेज में कि जो बजट है वो रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। तो ये पहले हम रुपया कहाँ से आता है ये देख लेते हैं, फिर रुपया कहाँ जाता है वो देख लेंगे। तो देखिएगा कि आपका जो है वो उधार और अन्य देयता से जो भारत सरकार को मिलता है 34% मिलता है, रुपया आता है यानी भारत को आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका जो GST की बात की जा रही है, उधार और अन्य देयता के बाद आपका GST जो है 17 पैसे लाता है। आयकर 15 पैसे की बात की जा रही है। उसी तरह से निगम कर जो है वो 15 पैसे लाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो 7 पैसे लाता है। कर जो है भिन्न प्राप्ति 6 पैसे की, और सीमा शुल्क जो है वो 4 पैसे का है, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां जो है 2 पैसे की रखी गई है। तो ये आपका क्या हो गया कि पैसा कहाँ से आता है। और देखिए पैसा कहाँ जाता है, तो आपने अभी ऊपर भी देखा है कि जो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जाता है वो ब्याज अदायगी पे किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ब्याज अदायगी देख लीजिए कितनी की जाती है, तो 20 पैसे। उसी तरह से करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18 पैसे होते हैं। उसी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है 17 पैसे की खर्च की जाती है। केंद्रीय प्रायोजित योजना जो होती है वो आपका 9 पैसे होते हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण कितने दिए जाते हैं, तो आपका 9% जो रुपया जाता है, ठीक है। रक्षा में कितने जाते हैं, तो आपका 8 पैसे जाते हैं। आर्थिक सहायता जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो 7 पैसे की बात की जा रही है। और पेंशन जो है वो 4 पैसे की बात की जा रही है। और अन्य व्यय जो है वो 8 पैसे जाता है। एक्स्ट्रा भी तो कभी कभी खर्च हो ही जाते हैं। तो ये जो है वो कहाँ से रुपया आता है और कहाँ जाता है, ये पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है वो आपका बात क्या किया जा रहा है कि नई कर प्रणाली के अंतर्गत जो है रुपये 7 लाख तक की आय कर मुक्त है। यानी 7 लाख से तक के जो जितने भी आय हैं वो मुक्त कर दिए गए हैं, किंतु 7 लाख से 1 रुपया भी अधिक जब आय होने पर कर व्यय आय की गणना जो है रुपये 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी। यानी अगर 1 रुपया ज़्यादा होगा तो आप समझ लीजिए कि 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी। आपका जो जितने भी टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। आइए आप देखिए, नई जो कर प्रणाली के तहत आयकर की दरों की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित आधार पर जो की जाएगी, तो देख लीजिए क्या है, वार्षिक आय कितनी है, तो 0 है, यानी क्या 3 लाख से कम जो है वो 0 है, ठीक है।
आपको 0 देना होगा, और 3 लाख से लेकर के अधिक किंतु 6 लाख तक आपको कितना देना है, तो 5% आपको देना होगा। और ये आपका 6 लाख से अधिक और 9 लाख से तक का कितना देना होगा, तो 10% दिया जाएगा। उसी तरह से आपको 9 लाख से 12 लाख तक का कितना, तो 15% है। और उसी तरह से 12 लाख से कम होना चाहिए और आपका 15 लाख तक होना चाहिए, तो कितने होंगे, तो 20% होंगे। और 15 लाख से अधिक और 30% होंगे, ठीक है। 15 लाख से अगर ज़्यादा होंगे तो ये 30% होंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, ये देखिए 5 ही है ना, ठीक है, और एक तो आपका 0% हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो बात किया जा रहा है, तो आपका एक नई कर व्यवस्था के तहत जो है, अब वेतन भोगियों को ₹50,000 तक की मानक कटौती अनुमेय पेंशन भोगी के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की जाएगी, ठीक है। यानी जो मानक कटौती की जाती है, तो जो पेंशन भोगी के लिए अब कितनी हो जाएगी, तो वो 15,000 तक ही की जाएगी, ठीक है। अगला क्या बोला, हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो कितना कर दिया गया है, तो आपका जो है वो पहले कितना था, 37 था, तो आप उसको अब घटा करके 25% कर दिया गया है। जो आपका उच्च प्रभार दर जो है, हायर सरचार्ज रेट जो लगता है, उस पर अब 37 से 25 कर दी गई है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39% तक कटौती होगी, ठीक है। यानी जो व्यक्तिगत जो आय कर है उसमें 39% तक कटौती हो पाएगी। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों को एक और राहत देते हुए उनके लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है, तो 25 लाख इस बजट में कर दिया गया है। और ये जो है वो आपका ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो बात की जा रही है, गैर सरकारी वेतन भोगी की बात की जा रही है। एक और छूट दिया गया है, और ये जो है वो क्या कर दिया कि 25 लाख इस बजट में रखी गई है। सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई है। अगला देखिएगा कि एक पॉइंट है, स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए सीमा को बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। यानी स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्त करने की सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, तो आप 31 मार्च 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। और ये क्या है, स्टार्टअप आयकर लाभ है, ठीक है। अगला जो है वो क्या बोला, मार्केट लिंक डिवेंचर से मिलने वाली आय को अब आय कर के दायरे में लाया गया है, ठीक है। मार्केट लिंक डिवेंचर में मिलने वाली आय को अब आयकर के दायरे में लाया गया है, ठीक है। और अगला क्या है आपका, तो अप्रत्यक्ष कर की बातें की जा रही है। अप्रत्यक्ष कर की बातें जो की जा रही है, इन करों को उद्योगों के अनुकूल बनाने का प्रयास इस बजट में किया गया है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जो है, इन करों को उद्योगों के अनुकूल बनाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। इसके लिए वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या जो है वो 21 से कितनी कर दी गई है, तो 21 से आपका जो है वो 13 कर दिया गया है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर की बातें जो की जा रही है वो आपका जो है 21 से आपको घटा करके 13 कर दिया गया। इसके लिए वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या कर दी गई है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। कुछ वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है, ठीक है। जैसे आपका जो है वो नॉर्मल जो है वो चार्ज लगेंगे, तो खिलौने हो गए, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाश्ता शामिल है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है वो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो है, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क आपका कितना कर दिया गया, तो आपको छूट दी गई है आपको कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पे। उसी तरह से आपका जो घर की चिमनी है, हीट कॉइल पर आयात शुल्क को 20% से घटा करके कितना कर दिया है, 15% कर दिया गया। और उसके अलावा इन चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। यानी इसमें चिमनी पर बेसिक सीमा शुल्क कितनी लगती हैं, तो अब 15% लगेगा। उसी तरह से अगला आपका जो बोल रहा है कि सोने के डोरे एवं बारे जो होते हैं तथा प्लेटिनम के साथ साथ चांदी के डोरे, बारों एवं सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि इस बजट में की गई है।
तो आपका जो सोना हो गया, उसके अलावा प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, तो इसमें वृद्धि की गई है आयात शुल्क में। उसी तरह से अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि नए बजट में की गई है। ठीक है, तो आपका जो है वो भी निर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में 16% की वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपको ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा कि रेलवे का जो बात किया जा रहा है, तो भारतीय रेलवे जो है वो बजट में रिकॉर्ड जो है वो 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा किया गया। सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि पिछले बजट में रेल उद्योग के लिए 1,44,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी पिछले साल कितने थे, इतने थे, और इस साल 2.4 लाख करोड़ किया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगला आप जानते ही हैं कि जो यह रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक परिव्यय करने का जो अलॉट किया गया, फंड अलॉट किया गया रेलवे को, तो 2013-14 में किए गए परिव्यय का 9 गुना है, यानी जो 2013 और 14 में जो किया जाता था उसका 9 गुना ये ज़्यादा इस साल 23-24 में जो व्यय का बात किया जा रहा है 2.4 लाख करोड़ जो रेलवे को आवंटन किया गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि हमारा जो भारतीय रेलवे कम से कम 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण करने, यानी कितने होंगे, तो 500 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने और महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, यानी 100% जो है वो विद्युतीकरण करने का बात किया जा रहा है, और आपका महत्वाकांक्षी स्टेशन पूर्ण विकास योजना को लागू करने की भी योजना है। और टोटल कितना आपका वंदे भारत चलेंगे, तो आपका 500 के कम से कम की बात की जा रही है। अब देखते हैं कितने आते हैं। उसी तरह से देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा जो है रेलवे राजधानी शताब्दी, उसी के अलावा जो राजधानी ट्रेन जो है, उसी तरह शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो, हमसफ़र और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के डिब्बे के नवीकरणीय की भी योजना है। तो जैसे कहने का मतलब कि देखिए, हम सभी जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या, अगर पुरानी चीज़ें होती हैं तो कोई भी उतना पसंद नहीं करता जितना नए चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़रूर है कि रेलवे का भी जो क्या है कि रिनोवेशन होना चाहिए, ताकि और भी जो है क्लीनिंग मिले, और भी जितने फैसिलिटी एक जो रेलवे पैसेंजर होते हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। अगला देखिए कि आपका क्या बात कर रहा है कि भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के साथ आने के लिए तैयार है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो स्वच्छ जो आपका क्लीन एनर्जी की बात जो की जा रही है, तो उसमें आपका हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन से कितने चलेंगे, तो 35 की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये स्वच्छ एनर्जी के लिए एक पहल है। तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो इन पॉइंटों को आप क्लीन एनर्जी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कैसे इन्वायरमेंट को जो है वो आप पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। तो आप वहाँ पे ऐड अप कर दीजिएगा अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि अगला क्या बोला है कि इसके अलावा साइड एंट्री वाले 4500 नए डिज़ाइन वाले ऑटोमोबाइल कैरियर कोच और 5000 LHB कोच जो है वो LHB कोच और 58,000 वैगन के निर्माण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो वैगन कितने, तो 58,000 करोड़, LHB कोच कितने, 5,000 करोड़, सॉरी 5,000 की बात की जा रही है, और ये 58,000 है करोड़, शायद मैंने प्रोनाउंस कर दिया है। और ये जो है ऑटोमोबाइल कैरियर जो है 4500 जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, बढ़ावा मिलने की बात की जा रही है, शायद मैंने प्रोनाउंस कर दिया, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। अगला जो की बात किया जा रहा है, तो आपका कह रहा है कि सरकार की योजना अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों शुरू करने की है। यानी 2023 तक कितने वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है, तो आपको 75 बात की जा रही है, और ये अगस्त 2023 तक की बात की जा रही है। और आप यहाँ देखिएगा कि कुछ जो पॉइंट है ये देख लीजिए, ये एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ तक देख लेते हैं, और जो भी आप पॉइंट है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है,
आइए थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो किया गया है, तो देखिए क्या किया गया है। हाई प्रोफाइलिंग बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2200 करोड़ रुपये के परिव्यय से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। कितना लगेगा? तो 2200 करोड़ इसमें परिव्यय किया जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए क्या बोला कि पौष्टिक अनाजों के स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त तथा किसानों के लिए भी लाभदायक मानते हुए भारत को इनके उत्पादन के लिए वैश्विक हब की जो आकांक्षा इन अनाजों को श्री अन्न दिया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात की बजट में घोषणा की गई है। उसी तरह से देखिएगा कि श्री अन्न में कौन कौन से अन्न को जोड़ा गया है। तो देखिए आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुट्टू हो गया और रामदाना हो गया, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी और सामा शामिल हैं, ठीक है। देखिए जो गांव से लोग हैं उनको ये सब चीज़ें ज़रूर पता होंगी, ठीक है। शहरों वालों को तो हो सकता है मॉल वगैरह में मिल जाए, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो ये जो है विमेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया पेशेंट हो गया या फिर जो नॉर्मल पर्सन भी है जिनको न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर चाहिए, तो अगर इन जो फूड का सेवन वो करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे कि वो हेल्दी भी रहेंगे और उनका हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होगा। और देखिएगा कि आपका जो कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया वो 20 करोड़ रखा गया है, ठीक है। कृषि ऋण कितने आप जो है वो 20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उसी तरह से आपका बात किया जाए कि प्राथमिकता श्रेणी क्षेत्र के ऋण की प्रयुक्त राशि से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। यानी जो आपका जो ऋण लिया जाएगा वो आपका कितना है? तो आपका जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा, जिसको NHB बोलते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक जो बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो है वो आपका क्या बोल रहा है कि फंड का जो उपयोग है Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। और ये जो आपका जो यूज़ किया जाएगा फंड का, तो आप जो है वो Tier 2 जो है शहर है 3 है उसमें किया जाएगा। उसी तरह से देखिएगा एक बात किया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमिक चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि गोवर्धन और जिसको गोवर्धन उद्देश्य का बात किया जा रहा है, तो गोवर्धन क्या है देख लीजिए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत जो है वो 10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से अधिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो कितने हैं? तो 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और आपका 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, तो आपका इस तरह से हो गया सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। उसी तरह से आपका कौशल विकास योजना शुरुआत किया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत 4.0 का शुरुआत किया गया है। तो इसमें कितने हैं? तो 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी। और जिसमें क्या है उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल IoT 3D हो गया, उसके अलावा ड्रोन से रिलेटेड 3D प्रिंटिंग हो गई, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। और अगला देखिए क्या बोल रहा है कि विभिन्न जो आपका जो राज्य से कुशल जो यूथ है, युवा हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। तो कितने खोले जाएंगे? तो 30 खोले जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगला क्या दे रहा है कि एक अवसंरचना वित्त सचिवालय भी बनाया जाएगा जो निजी निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा? ये आपका निजी अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित करने की बात की जा रही है, ठीक है। और जो निजी निवेश के अवसर इससे बढ़ पाएंगे। और अगला देखिएगा कि आप देखिए कि सिकल सेल एनीमिया जो 2047 तक ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा और जो जिसमें खून की कमी हो जाती है
उसी तरह से अगला देखिए क्या गा कि सरकारी जो कर्मचारी को उनका कौशल बढ़ाने तथा उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई गॉट कर्मयोगी शुरुआत किया गया है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसको स्किल को और बढ़ाया जाए और उनको क्या एक तरह का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है आई गॉट कर्मयोगी का शुभारंभ किया जाएगा। उसी तरह से अगला आपका जो पॉइंट बोल रहा है क्या कि इसमें बोल रहा है क्या कि आपका जो भूगोल भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, यानी कहने का मतलब कि ज्योग्राफी की बुक हो गई और जो लैंग्वेज की जो बुक हो गई उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। एक राष्ट्रीय डिजिटल भाषा एवं किशोर पुस्तकालय की आपकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये जो है वो एजुकेशन के फील्ड में हो गया कि आपको क्या क्या जो स्टार्ट किया जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो एसटी ग्रुप के पर्सन हैं उनके लिए क्या है कि जनजातीय अंतर अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए 3 वर्षों के लिए PVTG मिशन लाया गया है, जो प्रधानमंत्री आगे लगा हुआ है। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जो है उसके लिए कितना है 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। ठीक है। उसी तरह से अगला क्या है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए प्रति जागरूकता पोषण सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरुआत किया गया है और इसको क्या नाम दिया गया है देख लीजिए। इसको क्या नाम दिया, तो इसको PM प्रणाम नाम दिया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा तो देखिए राज्यों और जो यूटी जो है वो रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, यानी ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र ना डालें, मतलब जो उर्वरक ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो भी अर्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये क्या है कि आपका इसमें क्या बात की जा रही है कि आपका जो है वो वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक खाद वगैरह आप डाल सकते हैं। तो PM प्रणाम का ये मीनिंग हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि PM प्रणाम योजना जो है वो किसके लिए है, तो आप याद रखिएगा। उसी तरह से कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कराए के विजन को, यानी भारत के लिए कार्य कराए के विजन को साकार करने के लिए देश के आपका क्या बोल रहा है शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में AI का यूज़ करना या यानी मशीन के थ्रू जो भी काम होते हैं वो करने की बात की जा रही है। और 3 उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की जाने की बात की जा रही है। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट क्या है कि 50 पर्यटन गंतव्य को जो आपका जो घरेलू और विदेशी पर्यटकों को एक क्या किया जाए, एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी टोटल कितने, तो 50। अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है आपका कि महिलाओं की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई लघु बचत योजना शुरुआत किया गया है। तो ठीक है, यानी आपका विमेंस के लिए ये किया गया है। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की गई है। 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, तो 7.5 ब्याज मिलेगा। और आपका कितना, तो आपका जो है वो ब्याज दर पर मिलेगा और रुपये 2 लाख तक की जमा की सुविधा इसमें होगी और आप जो है 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि सीमावर्ती जो गांव हैं उनके बुनियादी ढांचे का विकास वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या है कि और पर्यटन को इसमें सुविधा दी जाएगी कि जो इंडिया के लोग भी आ सकते हैं और अदर जो कंट्री के लोग भी हैं वो एज अ टूरिस्ट प्लेस इस जगह पे विजिट कर सकते हैं और जो जितने भी इनकम है वहाँ के लोकल बॉडीज़ को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला ये क्या बोल रहा है कि आपका जो राज्य की GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी राज्यों में GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी और आपका जो है वो 0.5 जो है वो विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य को कितना का अनुमान दिया गया राजकोषीय घाटे का, तो 3.5 की बात की जा रही है।
अगला देख लीजिए थोड़ा सा कि आपका जो बजट आवंटन किया गया है तो आपका खर्च कितना किया जाएगा आपका 2023 और 24 के बीच में। तो ब्याज पे कितने, तो आपका है कि ब्याज पे जो है वो 10,79,971 है। और ये क्या करोड़ में बातें की जा रही, परिवहन पे कितने हैं तो 5,00,000 आपका 17,034 है। उसी तरह से रक्षा पे कितना तो 432 और 4,32,720 की रक्षा पे खर्च करने की बात की जा रही है। उसी तरह से जो आपका सब्सिडी पे बात किया जा रहा है वो है आपका 3,74,707 की बात की जा रही है। राजस्व अंतरण का बात किया जा रहा है तो 3,24,641 की बात की रही है। ग्रामीण विकास का जो बात किया जा रहा है वो 2,00,000 आपका 38,204 की बात की जा रही है। उसी तरह से आपका पेंशन जो है, देखिए पेंशन की बात जो की जा रही है वो जो है आपका 2,34,359 पेंशन की बात की जा रही है। और कर प्रशासन जो है 1,94,749 करोड़ की बातें की जा रही है। गृह का है तो आप देख लीजिए 134,917 करोड़ की बातें की जा रही है। आपका एजुकेशन पे 112,899 की बात की जा रही है। और ऊर्जा जो है 94,915 की बातें की जा रही है। और IT और दूरसंचार जो है 93,478 की बातें की जा रही है। और ये सारे जो है वो करोड़ में है। और ये कितने स्वास्थ्य पे कितना किया जा रहा है तो 88,000 आपका 956 करोड़ की बातें की जा रही है। कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है उसमें देखिए 84,214। शहरी विकास जो है वो 76,432। उसी तरह से संघ राज्य क्षेत्र जो है 61,118 की बात की गई है। और आपका PM किसान के लिए 60,000 करोड़ जो बात किया गया। और सामाजिक कल्याण के लिए 55,080 करोड़ की बात की जा रही है। उसी तरह वाणिज्य और आपका उद्योग के लिए आपका कितना किया गया 48,169 करोड़ की बातें की गई है। वैज्ञानिक विभाग के लिए कितने की गई है तो 32,225 जो है वैज्ञानिक विभाग के लिए बातें की गई है। और विदेश मंत्र मामलों के लिए कितना 18,050 की बातें की गई है। वित्त मंत्रालय जो है वो कितना वित्त के लिए कितना दिया गया तो 13,574 जो करोड़ की बातें की गई। और योजना और सांख्यिकी जो है वो 6,268 की बातें की गई है करोड़ में। और पूर्वोत्तर का जो डेवलपमेंट की बातें की जा रही है वो 5,892 जो करोड़ है उसको खर्च करने की बात की जा रही है। तो इसी पे जो है 1,20,524 जो खर्च करने की बात की गई है। और टोटल जोड़ने पे कितना हो जाता है आपका 45,03,97 करोड़ जो है वो आपका खर्च करने की बात की जा रही है। और ये क्या है आपका जो है वो बजट खर्च करने की बात की गई है, ठीक है। और देख लीजिए कुछ पॉइंट अगर बचे हैं तो आज यहीं तक रखते हैं। और आपका अगला वीडियो जो होगा जो 2023 में नई योजनाएं जो भी शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा उसको देख लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप प्लीज़ कोई भी सुझाव हो तो हमारे वीडियो पे दे सकते हैं। और आप हमारे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अच्छे कंटेंट लाऊँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो इसके लिए थैंक यू।